Good morning everyone. I am Assistant Professor Neha Juriyal at Modern Group of Colleges. In this session of lecture, we are going to discuss on the topic income and cross elasticity of demand. As in our previous lecture, we discussed about the topic elasticity of demand, or we can also call it as price elasticity of demand. So moving and continuing that concept further, we are going to start with this session. Firstly, we will discuss the income elasticity of demand. So हमको इसके अंदर क्या डिस्कस करना है rightly? The concept, what is income elasticity of demand? Income elasticity of demand, as the name is suggesting, it is the elasticity that is based on the इनकम ऑफ द कंज्यूमर. एज हमने डिमांड के कंसेप्ट में भी बेटा यही चीज़ पढ़ी थी कि डिमांड कुछ वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है. वो वेरिएबल्स जिस तरीके से एक्ट करेंगे और वही रिफ्लेक्शन हमारी किस में शो होती है, हमारी डिमांड पे. चाहे वो प्राइस है प्रोडक्ट की, चाहे वो इनकम है कंज्यूमर की, चाहे जो रिलेटेड जो गुड्स हैं उनकी प्राइस है, वो ऑलवेज अफेक्ट करती है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को रेगुलेट करने में. सो सेम एज हेयर कि कंज्यूमर इनकम इज़ वन ऑफ द मोस्ट और इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट. सो जनरली किसी भी प्रोडक्ट की जब हमने डिमांड एस्टिमेट करनी है, हमको कंज्यूमर की इनकम ऑलवेज कंसीडर करनी पड़ती है. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर. द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर इनकम आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर अनलाइक प्राइस डिमांड रिलेशनशिप. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या रिलेशनशिप स्टडी किया था. जो हमारा प्राइस है और जो डिमांड है, दोनों का आपस में क्या है, एक इन्वर्स रिलेशनशिप है. अगर प्राइस में चेंज आएगा तो उसका उल्टा जो चेंज है उसकी डिमांड में शो होगा. प्राइस अगर कम होगी डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस राइज होगा तो डिमांड कम हो जाएगी. सो ये दैट इज़ द ऑपोजिट रिलेशनशिप. बट इन द इनकम इसमें थोड़ा सा अलग है. इनमें दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है डिमांड और इनकम का, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब जैसा चेंज इनकम में आएगा कंज्यूमर की, द सेम चेंज विल अकर इन द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट. अब आप डेफिनेशन देख सकते हैं, वॉटसन ने दी है. income elasticity of demand means the ratio of percentage change in the quantity demand to the percentage change in the income. दैट इज़ ये एक ऐसा रेशियो है जिसमें हम इनकम में जिस तरीके से चेंज आता है वही चेंज हमारा डिमांड के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है. जितनी परसेंटेज ऑफ चेंज इनकम में आएगा, सेम परसेंटेज ऑफ चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड इन द डिमांड और क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट. ऑलराइट, सो मूविंग नेक्स्ट, आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है. मेजरमेंट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कैसे करते हैं? सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ई वाई साइन से डिनोट करते हैं. आप देख सकते हैं ये साइन ई वाई से इसको हम डिनोट करते हैं. एंड इसका फॉर्मूला देखिए, जो हमने चीज़ पीछे अभी डेफिनेशन में की है वही इसका फॉर्मूला है. दैट इज़ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. सो हेयर इज़ द फॉर्मूला. ई वाई से इसको हम डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विल बी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम. यही चीज़ हमने डेफिनेशन में भी अभी पढ़ी है. सो इसको हम अगर मैथमेटिकल वे से देखें तो इसको किस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम. अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आगे फर्दर उसका फॉर्मूला लिखा है. दैट इज़ न्यू क्वांटिटी ऑफ डिमांड, उसको हम डेल्टा क्यू से डिनोट करते हैं. आप ये साइन देख सकते हैं. एंड ओरिजिनल क्वांटिटी को हम क्यू से डिनोट करेंगे. सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन इनकम को अगर हमने करना है, उसको हम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं न्यू इनकम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनकम. और न्यू इनकम को हम डेल्टा वाई से डिनोट करेंगे, ओरिजिनल को हम सिर्फ वाई से डिनोट करेंगे. अब सेम
फॉर्मूला को हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिंबल्स. सो EY इज इक्वल्स टू डेल्टा Q ओवर Q डिवाइडेड बाय दैट इज़ द रेशियो ऑफ डेल्टा Y ओवर Y. सो इस केस में हम क्या करेंगे फर्दर, वो रेशियो को जब हमने किया वो डिवीजन प्रोपोर्शनेट में है, नेक्स्ट उसको हम जब मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, वायर ऊपर आ जाएगा और डेल्टा वाई नीचे हो जाएगा. एंड उस केस में हम जो नेक्स्ट आप इक्वेशन देख सकते हो जिसमें डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वाई हम एक साइड कर देंगे एंड मल्टीप्लिकेशन में वाई ओवर क्यू आ जाएगा. और इस तरीके से हमारी जो कोई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो जनरली हमारे पास 3 टाइप्स की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. फर्स्ट वन इज़ द पॉजिटिव. पॉजिटिव एज हमने डिस्कस किया इसकी डेफिनेशन में भी कि ये इसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इट मीन्स जैसा चेंज इनकम में आएगा सेम चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड इन दी डिमांड. सो रेफर्स टू दैट सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम एंड डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन कंज्यूमर इनकम. इस तरीके की इलास्टिसिटी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और जनरली ये जो हम नॉर्मल गुड्स यूज़ करते हैं उसी पे चलती है. अब आप ये ग्राफ भी देख सकते हैं, ग्राफ में भी यही चीज़ डिनोट की जा रही है कि जैसे चेंज हमारी इनकम में आया, पहले ए इनकम थी तो हमारी डिमांड क्यू थी, जैसे ही इनकम राइज करके बी पे पहुंची है तो हमारी जो डिमांड है वो Q1, जो हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो Q1 होगी. और इस तरीके से जो हमारा ग्राफ है वो शो होता है पॉजिटिव वे में. नेक्स्ट इज़ negative income elasticity of demand. It refers to the kind of income elasticity of demand in which the demand for a product decreases with the increase in consumer income. अब ये क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है. इसमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं. अगर हमारी इनकम में इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी अगर हमारी इनकम में फॉल हो रहा है तो भी हमारी उस चीज़ को लेके, उस प्रोडक्ट को लेके हमारी डिमांड बढ़ती ही जाएगी. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, गिफन गुड्स का. गिफन गुड्स वो बेसिक गुड्स होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए. तो फॉर एग्जांपल इफ़ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी है, ही वुड प्रेफर टू परचेज वीट इंस्टेड ऑफ मिलेट. ऑल राइट, मिलेट भी बेटा सेम खाने का एक फूड है जो सेम तरीके से हम वीट के प्लेस पे यूज़ करते हैं. अगर किसी बंदे की इनकम कम है तो वो पहले उसको, मिलेट मीन्स बाजरा, अगर उसको वो पहले बाजरे की रोटियां खा के वो अपना टाइम निकाल रहा है, इट मीन्स उसकी इनकम कम है. बट जब उसकी इनकम में इंक्रीज़ हुआ तो वो उसको छोड़ के क्या करेगा, अपनी डिमांड किसके लिए बढ़ा देगा, किसके लिए बढ़ा देगा, वीट के लिए. तो ऑटोमेटिकली इसमें रिलेशनशिप क्या हो रहा है, नेगेटिव. जो गिफन गुड्स के लिए इसमें चेंज आ जाता है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वो डिमांड उस चीज़ को लेके अपनी ही कम कर देते हैं. अब इस केस में हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो उसने मिलेट के लिए अपनी डिमांड को कम कर दिया. दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और सेम चीज़ ये हमारे ग्राफ में भी शो की जा रही है. इनकम पहले 10 थी तो उस टाइम पे उसकी डिमांड उसको लेके 4 थी, बट जैसे ही इनकम बढ़ी 20 होगी उसने उसी चीज़ को लेके मिलेट को लेके अपनी डिमांड को कम कर दिया. उस टाइम पे उसकी डिमांड 2 पे पहुंच गई. that this graph is showing the negative relationship. Next is zero income elasticity of demand. तो zero as the name is suggesting, इस केस में इनकम का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता डिमांड में. इस केस में जो इलास्टिसिटी है वो न्यूमेरिकल वैल्यू 0 पे आती है. दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ नो इफेक्ट इन द इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम ऑन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. कि इनकम में इंक्रीज़ हो रहा है उसका कोई भी इफ़ेक्ट हमारी डिमांड की प्रोडक्ट पे नहीं शो होता. इसीलिए इस केस में इलास्टिसिटी है वो क्या रहती है, 0. इसीलिए इसको ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी भी हम बोलते हैं. इसका हम अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं सॉल्ट का, कि सॉल्ट की इनकम अगर बंदे की जो कंज्यूमर है उसकी इनकम बढ़ रही है बट उसका रिफ्लेक्शन हमारी सॉल्ट की डिमांड में नहीं पड़ेगा. सॉल्ट तो उसको यूज़ करना ही करना है ना, तो इससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होने वाला. सॉल्ट वो यूज़ करेगा ही करेगा. सो दिस काइंड ऑफ इनकम इलास्टिसिटी इज़ कॉल्ड ज़ीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब इसका आप ग्राफ भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी सेम है. इनकम चाहे कम है चाहे ज़्यादा, डिमांड इज़
ऑलवेज एट द कांस्टेंट लेवल, इसीलिए इस केस में ई वाई जो हमारा है वो 0 आता है। सो नेक्स्ट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। हमने इनकम इलास्टिसिटी पढ़ ली जो कि किस वेरिएबल पे डिपेंड थी, कंज्यूमर की इनकम पे। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी क्रॉस इलास्टिसिटी। अब क्रॉस इलास्टिसिटी मीन्स कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके जो रिलेटेड वेरिएबल्स हैं या जो सब्सटीट्यूट्स मार्केट्स में अवेलेबल है, अगर उनके प्राइस में चेंज आएगा तो द सेम चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड इन आवर क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ऑलराइट, सो यही अब कंसेप्ट इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड वाई टू गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी एक्स। ऑलराइट, आप कमोडिटी, दो कमोडिटीज़ के इसमें एग्जांपल ले सकते हो, वन इज़ कमोडिटी एक्स एंड सेकंड वन इज़ वाई। अगर कमोडिटी एक्स के प्राइस में जितना चेंज आएगा द सेम चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड इन द डिमांड ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट वाई। ठीक है, आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, वो भी यही चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। जितना हमारे एक्स की प्रोपोर्शनेट पे जितना हमारे एक्स में चेंज आएगा द सेम चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड, उसकी प्राइस में जितना चेंज आया द सेम चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड इन द वाइज क्वांटिटी ऑफ डिमांड। कि एक प्रोडक्ट की प्राइस में कमी आई तो दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी ऑफ डिमांड में वही कमी या वही चेंज उसमें भी शो किया जाता है। अब आप इसकी मेजरमेंट देख सकते हैं, इसमें भी एक फॉर्मूले के बेसिस पे हम इसकी मेजरमेंट निकालते हैं। तो इसको हम डिनोट किससे करेंगे, ई सी से। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम डिनोट किससे करते हैं, ई सी से। आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स विल बी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। सो अब आप देखिए उनकी परसेंटेज चेंज को हम कैसे, जैसे हमने पिछले में पढ़ा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स विल बी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ एक्स। ठीक है, एंड दी परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ वाई विल बी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस ऑफ वाई। सो अब आप इसको फॉर्मूले को देख सकते हैं, डेल्टा क्यू एक्स that is the change in the quantity of demand will be divided by qx that is the original quantity of x। इसको डिवाइड अगर हम करेंगे that will be divided by delta p y and divided by p y। सो इसी फार्मूला का हम आगे फर्दर देख रहे हैं, तो उसी तरीके से इसकी कैलकुलेशन हुई है, उसको देन मल्टीप्लाई किया हमने, प्रोपोर्शनेट से हटा के मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने डेल्टा वाली टर्म्स एक साइड लिख सकते हैं और दूसरी टर्म्स को एक साइड लिख सकते हैं, और इस तरीके से हमारा फार्मूला ये बन जाता है। बहुत सिंपल तरीके से आपने ये फार्मूले को अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया है। हम आगे फर्दर देख सकते हैं टाइप्स। सो टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर भी हमारे पास 3 तरीके की टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ दी पॉजिटिव, कि पॉजिटिव चेंज आता है व्हेन गुड्स आर सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ पॉजिटिव। इन अदर वर्ड्स, when an increase in the price of y leads to increase in the demand of x। जैसे कि हम दो गुड्स की इसमें कैटेगरी ले रहे हैं, गुड एक्स एंड वाई। अगर एक्स की प्राइस में चेंज आ रहा है, उसकी डिमांड में चेंज आ रहा है, या वाई की प्राइस में चेंज आ रहा है, तो वही चेंज रिफ्लेक्ट किस में होगा, उसकी डिमांड में। द अदर प्रोडक्ट्स डिमांड मे बी वाई और मे बी एक्स। इसमें अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, प्राइस ऑफ टी एंड कॉफ़ी। अगर हमारे टी की प्राइस में चेंज आया, टी की प्राइस बढ़ गई है, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है हमारे पास, कॉफ़ी। तो लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, कॉफ़ी के लिए डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ा देंगे। एंड सेम चीज़ यहाँ पे हमारे ग्राफ में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। आप इसको देख सकते हैं कि अगर प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, प्राइस पहले उसकी पी थी, तो हमारी जो क्वांटिटी थी वो एम थी। ठीक है, देन हमारी प्राइस जब बढ़ के P1 हो गई, तो हमारी डिमांड जो दूसरी कमोडिटी है हमारी एक्स, उसके लिए बढ़ गई। सो दिस इज़ शोइंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दी गुड्स। ठीक है, सो मूविंग नेक्स्ट, नेगेटिव। समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है ये नेगेटिव शो करता है। इन केस ऑफ
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये कौन सी गुड्स के केसेस में होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमने पीछे भी डिस्कस किया है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चलते हैं, एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं होता है, तो हमको दोनों चीज़ें साथ ही साथ लेके चलानी पड़ती है। अब इसमें भी नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों है? क्योंकि अगर एक की प्राइस में कमी आ रही है तो दूसरे की प्राइस में भी या दूसरे की जो डिमांड है उसमें भी कमी आएगी। क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, एक दूसरे के साथ ही चलेंगे। अगर एक ही प्राइस में बढ़ोतरी हुई है देन उस दूसरे की डिमांड में भी चेंज आएगा। अब आप इसके लिए देख सकते हैं, एक अच्छा एग्जांपल है हमारे पास कार एंड पेट्रोल का, कि जैसे कि पेट्रोल की प्राइसेस मार्केट में बढ़ती जा रही है तो जो डिमांड होगी हमारी कार्स को लेके वो ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगी। ऑल राइट, सो दिस इज़ द एग्जांपल फॉर नेगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं कि अगर हमारी वाई की प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है तो डिमांड हमारी उसके लिए जो अदर प्रोडक्ट है उसमें चेंज हो जाएगी। तो इसका अच्छा एग्जांपल क्या है? कार एंड पेट्रोल का आप लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल है पेन और इंक का। अगर इंक की प्राइसेस में चेंज आएगा तो डिमांड भी उसी तरीके से पेन की रेगुलेट होगी। ऑल राइट, सो मूविंग नेक्स्ट, ज़ीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इन दिस केस द इलास्टिसिटी इज़ ज़ीरो व्हेन टू गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। दोनों गुड्स अगर आपस में रिलेटेड ही नहीं है तो उस केस में क्या है, उनके बीच में इलास्टिसिटी क्या है? ज़ीरो है ऑब्वियसली। अब ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी हम किन गुड्स के बीच में पढ़ रहे हैं? जिन गुड्स का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। मे बी वो सब्सटीट्यूट्स हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स की कैटेगरी में आता है, मे बी वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कैटेगरी में आता है। बट जिन गुड्स का आपस में कुछ रिलेशनशिप ही नहीं है तो उस केस में इलास्टिसिटी उनके बीच में हम क्या काउंट कर सकते हैं? ज़ीरो। इसका अच्छा एग्जांपल क्या है? जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कार डज नॉट अफेक्ट द डिमांड ऑफ क्लॉथ की प्राइस। कार की प्राइस में जो भी चेंज आया उसका कभी भी चेंज हमारे कपड़े की प्राइस में या उसकी डिमांड में नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोनों गुड्स जो हैं बहुत अलग अलग वेरिएंट्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ के हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। इसीलिए हम इस केस में हम उनकी जो इलास्टिसिटी है उसको क्या काउंट करते हैं? ज़ीरो। सो विद दिस हमारी इनकम इलास्टिसिटी एंड प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप सो आपको। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग विद द फर्दर सिलेबस। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।